नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 10। ठीक है, 10 की वेल्डिंग का अपना पहला जो वीडियो था वो हो गया था कंप्लीट। अब दूसरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी वीडियो में क्या है कि अपना तो आर्क वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, पोलैरिटी हो गई, ये सब कुछ है, स्थितियां होगी, वेल्डिंग स्थितियां होगी, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, उसका इंट्रो पढ़ा था, जॉइंट के प्रकार पढ़े थे, वेल्डिंग के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग क्या होती है बताओ। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है वो कौन सी वेल्डिंग के अंदर आती है बताओ। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग क्या, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। चल, अब बताओ जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है वो किसके अंदर आती है। मैंने आपको बताया था कल दो प्रकार की वेल्डिंग होती है। एक, उससे पहले क्लास को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इससे पहले जो आपको लग रहा था कि डीआरडीओ की जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो आ चुकी है, तो उसमें अपना अपना नाम देख लीजिएगा। ठीक है, पर उसको देख के मोटिव है वो बिल्कुल मत खोइएगा। ठीक है, इसी के साथ एक छोटा सा मोटिवेशन आपके लिए कि कहता है कि मेरे को सूरज की तरह चमकना है, कि कोई कहता है कि मेरे को सूरज की तरह चमकना है, पर सूरज की तरह से चमकने से पहले आपको सूरज की तरह तड़पना है, जलना है। ठीक है, तो पहले तड़पना सीखे, जलना सीखे, फिर आप क्या होगे, चमकोगे। तो डीआरडीओ की रिजेक्टेड लिस्ट देखी, ये मत समझो कि अपना तो काम हो गया, नहीं, आगे वैकेंसी आएगी। कौन सी आ रही है, एएलपी आ रही है। ठीक है, तो एएलपी लोको पायलट कह रही है, उसी के साथ अपना फिर स्टार्ट हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो वो है तैयार, नहीं, अपना लगे रहो। ठीक है, चलो। अब श्री राम अगर माता सीता को रावण क्या अपहरण करके ले गया, श्री राम लगे नहीं रहते तो हनुमान जी नहीं मिलते, हनुमान जी नहीं मिलते तो समुद्र को पार नहीं करते, समुद्र को पार नहीं करते तो लंका नहीं मिलती, लंका नहीं मिलती तो रावण नहीं मिलता, और रावण ना मिलता तो सीता माँ नहीं मिलती। तो क्या अपना जो प्रयास है वो करते हैं। ठीक है, चलो। तो बताओ इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है वो क्या है बताओ। तो मैंने आपको कल कौन सी बताई थी, दो प्रकार की वेल्डिंग बताई थी, एक तो प्रेशर वेल्डिंग, एक फ्यूजन वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग के अंदर आपकी कौन सी आती है, फोर्स वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग है इसके अंदर कौन सी आती है आपकी, थर्मल वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। तो अपनी कौन सी है, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है। तो ये क्या है, ये कौन सी है, फ्यूजन वेल्डिंग है। ठीक है, ये क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग है। अब इसमें वेल्डिंग करते हैं तो किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड रोड का उपयोग किया जाता है। इसमें वेल्डिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड रोड का उपयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड रोड है वो किससे बनाई जाती है, इलेक्ट्रोड रोड जिस धातु को आपको वेल्डिंग करता है उसी के प्रकार की बनाई जाए। जैसे कि आपको एमएस प्लेट की वेल्डिंग करनी है तो उसी के धातु की क्या होगी, आपको इलेक्ट्रोड मिलेगी, इलेक्ट्रोड रोड मिलेगी। पर इलेक्ट्रोड रोड के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, फ्लक्स लगा दिया जाता है, जिसकी सहायता से वो क्या काम करता है, पिघलने का काम करता है। फ्लक्स लगाता है वो क्या काम करवाता है, इलेक्ट्रोड रोड होती है जो क्या होती है, तार होता है, बिल्कुल क्या होता है, धातु के समान एक तार होता है, उसके ऊपर क्या कर दी जाती है, फ्लक्स की कोटिंग कर दी जाती है। फ्लक्स की कोटिंग क्यों कर दी जाती है, जब अर्थ और करंट दोनों आपस में टकराते हैं तो वो पिघलता है, और पिघलता है तो जॉइंट को बनाता है। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग क्या है, एक फ्यूजन वेल्डिंग है। फ्यूजन वेल्डिंग यानी बिना दबाव के सीधा सा एक लाइन मारी और आपकी वेल्डिंग होगी। ठीक है, तो ये किससे की जाती है, इलेक्ट्रोड रोड से की जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोड रोड के लिए जो तापमान है वो कौन सा होता है, इसमें तापमान है वो दो प्रकार से होता है भाई। एक तो होता है कैथोड के, एक तो होता है कैथोड, एक होता है एनोड। दोनों का तापमान है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए, ठीक है क्या, कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए
कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड का तापमान और एनोड का तापमान वो कितना होता है? देखो एनोड का जो तापमान है वो होता है भाई 1900 सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1900 सेंटीग्रेड। और जो आपका कैथोड का तापमान होता है वो कितना होता है भाई? 3200 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अपन अगर बाय चांस आपको कहीं पूछ ले कि इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है, अब इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है वो तो आपको क्या बताना है? बताओ, इलेक्ट्रोड का तापमान जरा सा पूछ ले तो आपको ये कितना बताना है? आपको 2400 से 2600। कितना? 2400 से 2600। 2400 सेंटीग्रेड से 2600 सेंटीग्रेड। अगर आपको सीधा पूछ ले कि इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? 2400 से 2600। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कार्बन इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है एनोड और कैथोड में, तो आप क्या बोलोगे? कितना होता है आपका तापमान? कैथोड में होता है 3200 सेंटीग्रेड और आपका एनोड में होता है 1900 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्क वेल्डिंग क्या होती है? आपकी फ्यूजन वेल्डिंग है, जो किसकी सहायता से की जाती है? बिजली की सहायता से बिजली की सहायता से। ठीक है, बिजली की सहायता से चलती है। चलो इसे लिखो। अगर आपको बोल दे कि आर्क वेल्डिंग में केंद्र पर आते आते उसका टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, कि आर्क वेल्डिंग में केंद्र में आते आते टेम्परेचर कितना हो जाता है, ये कहां पे? यहां पे लिख दूं मैं। ठीक है, हैशटैग लगा के आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का तापमान केंद्र में तो कितना हो जाता है अभी? 6000 सेंटीग्रेड से 7000 सेंटीग्रेड तक होता है। कहां पे होता है? आपका केंद्र में होता है। ठीक है, तो एक दोबारा समझो कि जो आपका इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है वो क्या होती है? एक प्रकार की फ्यूजन वेल्डिंग है। वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। और ये किससे की जाती है? इसका उपयोग किससे किया जाता है? बिजली की सहायता से किया जाता है। और इसमें जो टूल लगते हैं वही टूल लगते हैं कौन से? आपके मैंने आपको कल बताया था, अर्थ क्लैंपिंग लगती है और करंट वाला लगता है। ठीक है, चीजर लगती है, सब कुछ वही लगता है, सब कुछ। ठीक है, वायर लगता है, बिजली लगती है, ठीक है, मशीन लगती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। और इलेक्ट्रोड का मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोड का तापमान आपको कोई पूछे तो 2400 सेंटीग्रेड से 2600 सेंटीग्रेड। अगर आपको पूछे कार्बन में इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होगा एनोड में तो होगा 1900 सेंटीग्रेड। अगर आपको कैथोड में पूछे तो 3200 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर आपको पूछे आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का तापमान केंद्र में कितना होगा, क्या आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का तापमान केंद्र में कितना होगा, तो आप बोलिएगा 6000 से 7000 सेंटीग्रेड। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोड की तरफ। जो इलेक्ट्रोड आपका बनी होती है वो किससे बनी होती है, किससे बनाई जाती है, और उसके जो ऊपर फ्लक्स की जाती है, कोटिंग की जाती है, वो किससे की जाती है। ठीक है, चलो चले। देखो ज्यादा गहराई में अपना है जो फिटर का, इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, अपना ज्यादा गहराई में पूछेगा, सूक्ष्म मापी यंत्र हो गया, ठीक है, टॉलरेंस हो गया, अलाउंस हो गया, वो पूछेगा। इसमें जो ये क्या इसके हिसाब से पूछेगा, वेल्डर के हिसाब से ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रो में डालो आपका इलेक्ट्रोड। क्या? इलेक्ट्रोड। अब बताओ इलेक्ट्रोड का तापमान मैंने अभी आपको बताया कितना होता है, 24 से 2600 सेंटीग्रेड डिग्री होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड है वो किससे बनाई जाती है? एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूं। ये नहीं देख रहा किससे बनाई जाती है, ये देख रहा हूं कि कैमरे में पूरी आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अभी असिस्टेंट आया नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रोड। अब बताओ इलेक्ट्रोड है वो किससे बनाई जाती है और किसके लिए काम ली जाती है भाई? बताएगा कोई? किसके लिए काम में ली जाती है? आर्क वेल्डिंग के लिए काम में ली जाती है। आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया था। किस में उपयोग किया था? आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होती है, वो इलेक्ट्रोड होती है वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी बेयर इलेक्ट्रोड होती है। कौन सी? बेयर इलेक्ट्रोड। दूसरी कौन सी होती है आपकी? फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड।
फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड। और तीसरी कौन सी होती है? देखिए ये इलेक्ट्रोड के प्रकार है, ठीक है। एक होती है आपकी डीप पेंट्रेशन, कौन सी? डीप पेंट्रेशन होती है नंबर 3 पे। फिर नंबर 4 पे आपकी कौन सी आएगी? बोलो, नंबर 4 पे आएगी आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, ठीक है। और नंबर 5 पे आपकी कौन सी आ सकती है बताओ? लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सी आएगी? लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोड के नाम। कौन कौन सी इलेक्ट्रोड होती है? बेयर इलेक्ट्रोड होती है, फ्लक्स कोटिंग इलेक्ट्रोड होती है, डीप पेंट्रियो इलेक्ट्रोड होती है, आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड होती है, और आपकी लो इलेक्ट्रोड होती है। जो इलेक्ट्रोड है वो किससे बनाई जाती है? जो धातु आपको जो धातु क्या करनी है? वेल्डिंग करनी है, उसी के समान बनाई जाती है, उसी धातु की बनाई जाती है, उसके समरूप बनाई जाती है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं लिखा देता हूं। इलेक्ट्रॉन है वो किसकी बनाई जाती है? ये लिख दो आप, ठीक है। जिस धातु पर वेल्डिंग करनी हो उसी की इलेक्ट्रोड बनाई जाती है। क्या की जाती है? उसी धातु की क्या की जाती है? इलेक्ट्रोड है वो बनाई जाती है। तब भी तो क्या करती है? पिघलती है और उसी में समायोजित हो जाती है और उसी के जैसे दिखनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रोड में अपन कौन सी का उपयोग करते हैं? फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो अब लिखते हैं साइज। इसका इलेक्ट्रोड का साइज है वो क्या होता है? साइज क्या? साइज है वो कितनी होती है इलेक्ट्रोड की? बताओ। लंबाई कितनी होती है इलेक्ट्रोड की? 150 mm से 450 mm तक। क्या इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी होती है? 150 mm से 450 mm तक। और जो वायर होता है, वायर का व्यास कितना होता है? वायर व्यास कितना? वायर व्यास बताओ कितना होता है? 1 mm से लेकर 2.5 mm तक। 1 mm से 2.5 mm तक, ठीक है। देखो जो लंबाई होती है ना, जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी होती है आपकी? 150 से 450, ठीक है। और जो व्यास होता है ना, ये वाला व्यास, ये कितना होता है आपका? 1 mm से 2.5 mm, ठीक है। चलो तो इलेक्ट्रोड समझ में आया। देखो इलेक्ट्रिक आर्क क्या वेल्डिंग होती है? जो फ्यूजन वेल्डिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रोड का उपयोग करके क्या की जाती है? वेल्डिंग की जाती है। और इसका जो केंद्रीय तापमान होता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का केंद्रीय तापमान कितना होता है? 6000 से 7000 डिग्री होता है। और इलेक्ट्रोड का जो क्या, इलेक्ट्रोड का कैथोड में, कार्बन कैथोड में कितना होता है? 2400 से नहीं 3200 सेंटीग्रेड होता है। और जो आपका एनोड में होता है वो कितना होता है? 1900 होता है। अगर आपको सिंपली पूछ ले कि इलेक्ट्रोड का तापमान कितना होता है, तो आप बोलोगे 2400 से 2600 होता है। और इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है? एक वायर का बनाया जाता है, जो किसका होता है? जो सेम धातु का होता है। कौन सी सेम धातु का होता है? जिस पर आप वेल्डिंग कर रहे हो उस सेम धातु का होता है, ठीक है। और अब देखिए आपने लंबाई कितनी होती है? 150 mm से 450 mm होती है, जो किसके अनुसार होती है? BIS के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? BIS के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार होती है, ठीक है। और व्यास कितना होता है? 1 mm से, यानी उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई कितनी होती है? लेंथ कितनी होती है उसकी? 150 से 450। और उसकी विड्थ यानी चौड़ाई यानी व्यास कितना होता है उसका? 1 mm से 2.5 mm, 2.5 mm, ठीक है। तो इसे लिखो, फिर आगे लिखते हैं अपन पोलैरिटी। क्या? पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी में अपन किसका उपयोग करते हैं? डीसी का उपयोग करते हैं। और पोलैरिटी क्या होती है? एक सीध में करंट, क्या करंट एक सीध में बहता है तो अपन उसे क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। चलो
या अपने से बोल सकते हैं कि करंट की बहने की दिशा को क्या कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। चलो देखो अपन मेन मोटिव पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ गहराई में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि अपना इतना ही आएगा। पोलैरिटी, अब पोलैरिटी क्या होती है, इसमें डीसी का उपयोग किया जाता है, डीसी का उपयोग किया जाता है, और किसे कहते हैं, करंट की बहने की दिशा की, करंट बहने की दिशा को पोलैरिटी कहते हैं। तो वेल्डिंग की कौन सी वायर में पोलैरिटी होती है, जिससे अपन क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। अगर वेल्डिंग की कौन सी, आप ऐसा पूछ ले कि क्या वेल्डिंग की कौन सी वायर में पोलैरिटी होती है, तो आप क्या बोलोगे, जिससे अपन क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, नहीं कि अर्थ क्लेम में। अर्थ क्लेम में क्या होता है, सिर्फ अर्थिंग होती है, और वेल्डिंग करते हैं उसमें क्या होता है, करंट होता है। तो करंट बहने की दिशा को ये क्या बोल रहे हैं, पोलैरिटी बोल रहे हैं। तो पोलैरिटी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, एक आपकी रिवर्स पोलैरिटी होती है। इसे देखेंगे, इसे लिखो, ठीक है। चलो मिटा दो पोलैरिटी। देखो अब पोलैरिटी कितनी प्रकार की बताइए भैया, इसने दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहले लिखो स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी। अब स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होती है, देखो स्ट्रेट पोलैरिटी को अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोड नेगेटिव कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी कहते हैं। तो इसमें लिखो इसे क्या, इसे इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी कहते हैं। देखो स्ट्रेट पोलैरिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर रिवर्स पोलैरिटी यहां पे आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें बताओ, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है और टर्मिनल वर्कपीस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसमें क्या इलेक्ट्रोड होते हैं, वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, टर्मिनल और वर्कपीस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें छोटी सी बात है, लिखो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल और वर्कपीस क्या होता है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हो, तो उसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और जो आपका टर्मिनल होता है और आपका जो वर्कपीस होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। यानी जो आप क्या करते हो, जो अर्थ क्लेप क्या हो जाता है, उसमें पॉजिटिव हो जाता है, और अर्थ क्लेप के ऊपर आपकी जो जॉब टिकी हुई है, जो आपका वर्कपीस है वो उसके ऊपर है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका पॉजिटिव होगा। यानी जो टर्मिनल है, जो जगह है, स्थान है, यानी क्या वेल्डिंग करने का जो स्थान है और जो जॉब है, प्लस में जॉब है, वो क्या हो जाती है, आपकी पॉजिटिव हो जाती है। और जिससे आप क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो और करंट प्रभावित होता है, वो क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव होता है। तभी तो होगा, या दोनों पॉजिटिव होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब बिजली में क्या होता है, जैसे सेल होता है, सेल का एक भाग क्या होता है, प्लस में होता है, एक भाग क्या होता है, माइनस में होता है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें क्या इलेक्ट्रोड रोड वाला जो वायर है वो क्या इसमें नेगेटिव दिखाया गया है, और जो टर्मिनल और वर्कपीस है यानी स्थान और जो जॉब है वो क्या दिखाई गई है, पॉजिटिव दिखाई गई है। तो अब देखते हैं अपन रिवर्स पोलैरिटी। अब रिवर्स पोलैरिटी में देखते हैं क्या होता है। चलो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलो इसमें ये हटा दो बस, ठीक है, और यहां से ये हटा दो। रिवर्स पोलैरिटी, इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, तो टर्मिनल और वर्कपीस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब इसमें टर्मिनल व वर्कपीस
क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो इसमें क्या हो गया, जो स्थान हो गया वो क्या हो गया, स्थान, व प्लस में जोब क्या हो गई इसकी, नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव। और जो करंट बहने की दिशा है, जो करंट बहता है जिससे अपन वेल्डिंग करते हैं, वो क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो नोट लगा के लिखते हैं कुछ छोटी सी बात, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब नोट लगा के एक बात लिखनी है, जैसे कि आपकी कोई मोटी जॉब होगी, भारी जॉब हो गई, ठीक है, उसमें जो टर्मिनल है वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं डीसी के साथ। ठीक है, देखो नोट लगा के बात लिखूं कि मोटी भारी, क्या मोटी भारी जॉबों के साथ जो डीसी है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलो मोटे भारी जॉबों के लिए डीसी के साथ, क्या मोटे व भारी जॉबों के लिए डीसी है वो वेल्डिंग के साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वेल्डिंग के साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, या इलेक्ट्रोड रोड है वो टर्मिनल नेगेटिव बनता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि मोटे भारी जॉब की, क्या मोटे भारी जॉब की डीसी के साथ, ऐसे लिख लो। ठीक है, मोटे भारी जॉब की डीसी के साथ, क्या मोटे भारी जॉब की डीसी के साथ वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड क्या बनाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं, इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल बनाते हैं। ठीक है, और पतले के लिए क्या रहता है, वही सेम रहता है, टर्मिनल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें बात देखो कि मोटे भारी जॉबों की डीसी के साथ, जो मोटे और भारी जॉब होते हैं वो क्या होते हैं, डीसी के साथ काम करते हैं, और वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड जो रोड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टर्मिनल बना लेते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में लिख लो, पतले जॉबों के लिए भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, पतले जॉब के लिए भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये नोट लगा के लिखो, और नोट लगा के लिखनी है एक बात, जो अब ये नियम बनाया गया है वो कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए सही नहीं, ये नियम कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्या ये नियम कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए सही नहीं है, और कार्बन इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होती है, कार्बन इलेक्ट्रोड हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या कार्बन इलेक्ट्रोड हमेशा नेगेटिव होती है। ये बात अगर आपको कहीं पूछ ले कि जो आपकी कार्बन इलेक्ट्रोड है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं आर्क की लंबाई। आर्क की लंबाई यानी जो अपन क्या करते हैं, किसी जॉब से आपकी जो इलेक्ट्रोड टच करते हैं वो आर्क होती है, उसकी आर्क की लंबाई है वो कहां से कहां तक ली जाती है, और वो कितने भागों में होती है, एक तो होती है नॉर्मल, एक होती है लंबी, एक होती है छोटी। ठीक है, इसे लिखो। इसमें एक बार दोबारा बताता हूं, देखो मोटी भारी जॉब डीसी के साथ वेल्डिंग, क्या मोटी भारी जॉब की डीसी के साथ वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाती है। जब अपन क्या करते हो, डीसी के साथ मोटे और भारी जॉबों की वेल्डिंग करते हो तो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाते हैं, टर्मिनल है वो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल बनाता है। ठीक है, और जो पतले जॉब होते हैं उनके लिए भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और जो ये नियम है किसके ऊपर नहीं चलता, कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर है आपका ये नियम है भैया जी,
बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोड है वो पहले से ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई। अब आर्क की लंबाई वो कहां से कहां तक ली जाती है, इलेक्ट्रोड की टिप और वर्कपीस के सरफेस के बीच की दूरी। देखो, इलेक्ट्रोड की टिप व वर्कपीस के बीच की दूरी, वर्कपीस के बीच की दूरी क्या होती है, आर्क की लंबाई। देखो क्या, जब आप क्या करते हो, ये आपका इलेक्ट्रोड है और ये आपकी क्या है, जोब है। अब इसके बीच की दूरी क्या हो जाती है, आपकी आर्क की लंबाई हो जाती है। तो ये क्या कहता है, इलेक्ट्रोड की टिप, इलेक्ट्रोड की टिप आगे वाली और वर्कपीस के बीच की दूरी, और वर्कपीस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी आर्क की लंबाई कहलाती है। जो ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी नॉर्मल, एक होती है आपकी लंबी, और एक आपकी होती है छोटी। ठीक है, तो लंबी नॉर्मल तो देखो आप जैसे काम करते हो वो होती है, और एक लंबी हो जाती है मतलब दूर से करते हैं, और एक छोटी हो जाती है नजदीक से करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं वेल्डिंग स्थितियां। जो वेल्डिंग स्थितियां होती है वो कैसी होती है, जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पार्ट है वो बहुत लंबा है। ठीक है, क्या ये पार्ट है वो बहुत लंबा है। अब देखते हैं वेल्डिंग स्थितियां, जो कितने प्रकार की होती है। वेल्डिंग स्थितियां आपकी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, चलो वेल्डिंग स्थितियां, तो पहली वेल्डिंग स्थिति आपकी फ्लैट वेल्डिंग। कौन सी, फ्लैट वेल्डिंग। ठीक है, अब फ्लैट वेल्डिंग क्या होती है, दो प्लेटों की एज से एज मिलाकर क्या की जाती है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जाती है। तो लिखो, दो प्लेटों की एज से एज मिलाकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, आई बात समझ में, क्या दो प्लेटों की एज से एज मिलाकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग समानांतर की जाती है, ऐसे लिख लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग समानांतर की जाती है, समानांतर की जाती है। ठीक है, इसी के साथ आपकी दूसरी है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग क्या होती है, दो एजों को मिलाकर रखा जाता है। ठीक है, दो एजों को मिलाकर एक सीध में रखा जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुको, आप तब तक लिखो, मैं इसका रिफिल कर लेता हूं दोबारा।
चलो ठीक है। ठीक है, दो एजों को मिलाकर एक चीज में रखा जाता है। ये वेल्डिंग और ये वेल्डिंग में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखा दिया क्योंकि किताब में आपकी ये लिखी हुई है, तभी मैंने आपको ये लिखा दिया। फिर बात आती है वर्टिकल वेल्डिंग। ठीक है, और वर्टिकल वेल्डिंग क्या होती है? दो एजों को मिलाकर वर्टिकल दिशा में या वर्टिकल बोल सकते हैं पोजीशन में रखी जाती है। ठीक है, दो एजों को मिलाकर वर्टिकल अवस्था में क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि दो एजों को मिलाकर एक सीधी अवस्था में, कौन सी अवस्था में? हॉरिजॉन्टल अवस्था में इसे रखा जा सकता है। ठीक है, फिर बात आती है आपकी ओवरहेड वेल्डिंग, लास्ट एंड फाइनल ओवरहेड वेल्डिंग। अब ये बताओ कैसे बनाई जाती है? देखो, जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग होती है, जो सामान्य रूप से अपन क्या करते हैं? ऊपर से करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो एजों को मिलाकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग नीचे से की जाती है। ठीक है, लिखो क्या? दो एजों को मिलाकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग नीचे से की जाती है। देखो, ऐसे दो बना दिया, फिर कहां से की जाती है? ऐसे नीचे से की जाती है। ठीक है, एक बात और बता दूं कि जो बुक्स में है सबसे ज्यादा सुरक्षा के ऊपर है, वो बहुत ध्यान दिया गया है। सुरक्षा यानी सुरक्षा आपकी वेल्डिंग के लिए, सावधानी आपकी वेल्डिंग के लिए। अगर आप बोलो तो मैं एक पूरी की पूरी क्लास है वो आपकी वेल्डिंग सुरक्षा में सावधानी की लगा देता हूं। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में जवाब दे देना। ठीक है, चलो, ये हो गई आपकी स्थितियां। क्या होगी? स्थितियां। ठीक है, तो वेल्डिंग की स्थितियां कितने प्रकार की होती है भाई? 4 प्रकार की होती है। अगर आपको कोई पूछ ले कौन कौन सी? फ्लैट वेल्डिंग होती है, जो क्या होती है? दो प्लेटों को एज से एज मिलाकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जाती है, जो क्या होती है? साधारण रूप से आप ऊपर से कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग क्या होती है कि दो एजों को क्या? दो एजों को एक सीध में रखकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग की जाती है, जो आप आमतौर पर करते हो। ठीक है, फिर आती है वर्टिकल वेल्डिंग। दो एजों को वर्टिकल अवस्था में या कोई मोशन दिशा में रखकर की जाती है, वो आप आमतौर पर करते हो। जो आपकी ओवरहेड वेल्डिंग है, ये आप है वो कार्यशाला में प्रैक्टिकल रूप से नहीं करते हो। ठीक है, चलो, तो ये क्या होती है? दो एजों को मिलाकर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है वो नीचे से की जाती है। अब जैसे कि ये आपकी क्या है? दो एज है, इसको ऐसे मिलाया और आपको कैसे करना है? नीचे से ऐसे करना है। ठीक है, तो ये चीजें है वो कहां से आती है? जब आपका डीआरडीओ का वेल्डर का किसी भाई का अगर डीआरडीओ में सिलेक्शन हो जाता है तो स्किल टेस्ट में ये आपको करने को मिल सकती है। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपको ये करने को मिल सकती है, फिटर वालों को नहीं मिलेगी। ये चीज बिल्कुल भी फिटर वालों को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं आर्क वेल्डिंग के दोष। आर्क वेल्डिंग के दो दोष होते हैं महत्वपूर्ण मुख्यतः। ठीक है, एक होता है दिखाई देने वाले, एक दिखाई न देने वाले। ठीक है, चलो, तो इसमें लिखो क्या? आर्क वेल्डिंग के दोष। तो पहला दोष कौन सा होता है? दिखाई देने वाला। कौन सा होता है? दिखाई देने वाला दोष। ठीक है, अब देखो, दिखाई देने वाला दोष कौन सा होता है? जो नंगी आंखों से दिखाई देते। क्या? नंगी आंखें, जैसे आपकी चश्मा आपने नहीं पहनी है तो आपको सीधा सा दिखाई देते। आपको देखो नाम से विदित आ रहा है यार कि दिखाई देने वाला दोष कौन सा होता है। ठीक है, चलो, नंगी
आंखों से दिखाई दे। अब इसके अंदर मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, बताओ कौन सा एग्जाम्पल होगा। जैसे आपका अंडरकट, अंडरकट और ये स्प्रे आर्क, क्या स्प्रे आर्क और आपकी ब्लो होल। जो कोई होल रह जाता है तो आपको नंगी आंखों से दिखाई देता है, कोई स्प्रे आर्क रह जाता है तो आपको नंगी आंखों से दिखाई देता है, कोई अंडर कट रह जाता है, कोई अंदरूनी भाग का कोई कट रह जाता है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, एक होता है दिखाई ना देने वाला, दिखाई ना देने वाला। अब दिखाई ना देने वाला कौन सा होता है? जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। क्या? जो नंगी आंखों से दिखाई है वो नहीं देता। ठीक है, वो केवल क्या होता है? वेल्ड धातु के अंदर होता है। वेल्ड धातु यानी जो अंदर की ओर होता है, वेल्ड धातु के अंदर। अब ये कैसे होता है भाई? जैसे कि आपने कोई वेल्डिंग कर दी, वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग कर दी, फिर वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग करती, जो वेल्डिंग अंदर से खोखली रह जाती है तो वो क्या हो जाती है? चिपिंग हैमर से आपको तोड़कर वापस बनानी पड़ती है। तो वो कौन सा हो गया आपका? दिखाई नहीं देने वाला कौन सा दोष हो गया। अब ये दिखाई नहीं देने वाला दोष किस प्रकार बनाया गया? जैसे आपका चिपिंग हैमर क्यों यूज किया जाता है? वेल्डिंग को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो क्या होती है अंदर से खोखली हो जाती है, तो क्या होती है जो नंगी आंखों से आपकी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसके अंदर दोष पाया जाता है। कौन सा दोष पाया जाता है आपका? एक तो होता है पोरोसिटी। कौन सा होता है आपका? पोरोसिटी। एक होता है केटर पाइप होल। क्या? एक होता है केटर पाइप होल, केटर पाइप होल। ठीक है, एक कौन सा होता है आपका? केटर पाइप होल। तो भैया जी ये होती है आपकी आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अपन कल करते हैं गैस वेल्डिंग। एक बार दोबारा देख लो, आर्क वेल्डिंग के दोष कौन से होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक दिखाई देने वाला, एक ना दिखाई देने वाला। जो दिखाई देने वाला होता है वो कौन सा होता है? नंगी आंखों से दिखाई देता है। जो कौन सा होता है? अंडरकट होता है, स्प्रे होता है, और क्या होता है? ब्लो होल होता है। कोई होल हो जाता है या स्प्रे हो जाता है। ठीक है, और दिखाई ना देने वाला कौन सा होता है? जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे कि एक वेल्ड धातु के अंदर खोखलापन। इसके साइड में मैं लिखता हूं कौन सा? खोखलापन। ठीक है, कौन सा? खोखलापन। ठीक है, जो पोरोसिटी होती है। ठीक है, और एक आता है आपका करेक्टर पाइप, जो करेक्टर यानी खोखलेपन की तरह आ जाता है। ठीक है, तो आपकी ये होती है आर्क वेल्डिंग। अपन करते हैं गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो आप पहले से थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और आपका सपोर्ट बनाए रखिए। और आप मनोहर, क्या नाम है उनका? हाँ, मनोज यादव जी, एक बार कॉल जरूर करें। मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं, कॉल जरूर करें, एक बार कॉल जरूर करें। ठीक है, चलो, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।